हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत करता हूं पीसीएस एग्ज़ाम अड्डा में। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 का होना है। सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपको मैं बता दूं करंट अफेयर जो है प्रत्येक बच्चे का एक जो है कठिन पोर्शन होता है, जो कम समय में तैयार करना उनके लिए जो है बहुत कठिनाई पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग जो है छोटे छोटे वीडियो में आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे साल भर के रिसेंटली जो चर्चित जो आपके टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कर रहा हूं। तो आप सभी लोग जो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। तो आज जो हम पार्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित होगा। वो एंड ज्योग्राफी से ही पार्ट होता है, वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में हम लोग उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो चलते हैं, आज हम देखते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चर्चा करते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है उटुरुंकु ज्वालामुखी, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि ये चर्चा में क्यों है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बोलिविया, और बोलिविया जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित एक देश है। इसके बारे में बता दूं, एंडीज का नाम आपने सुना होगा, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। और उनटुको को अक्सर जाम्बी ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। इसी पर्वत श्रृंखला में ये ज्वालामुखी स्थित है। आपको मैं बता दूं कि करीब 2,50,000 वर्षों से निष्क्रिय होने के बावजूद भी इसमें अशांति के संकेत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हम बात करेंगे अब सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान की। अब देखो, सिंपली पाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे पहले उड़ीसा में है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिंपली पाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। आपको बताते प्रत्येक वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। इसके मैं बता दूं 845 जो है 0.70 वर्ग किलोमीटर में फैला एक सिंपली पाल अब उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा और भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें कि 1975 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था, या नामित किया गया था, जिसमें स्तनधारी पक्षियों, सरीसृप और उभयचर की कई प्रजातियां शामिल की गई हैं। इसके मैं बात आगे बता दूं कि आपको भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 2 राष्ट्रीय उद्यान है और सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान जो उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन अभी हाल ही में किया गया है, इसलिए चर्चा में है लद्दाख राज्य। आपको मैं बता दूं चर्चा में क्यों है कि गृह मंत्रालय के अधीन जो है, आपको बता दें कि लद्दाख में 5 नए जिले के गठन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और अब केंद्र शासित जो है प्रदेश के, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, उसमें जिलों की कुल संख्या बढ़ाकर 7 हो गई है, पहले से 2 उपस्थित थे। इसके बाद आगे मैं बता दूं आपको कि लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाले केंद्र शासित प्रदेशों में एक है। आपको बता दें 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासन और अधीन केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आपको मैं बता दूं प्रशासनिक संरचना, इसमें केवल 2 जिले थे, लेह और कारगिल, जब भारत में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। चलते हैं और ये 5 नए जिलों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो 5 नए जिले हैं, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथा। आपको पता है ये द्रास है, ये आपका कारगिल है, ये आपको पता होना चाहिए, ये जास्कर है आपका, ये आपका लेह है, ये आपका साम है और ये आपका जो है चांगथांग है। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो है 7 जिले पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो 7 जिले आप सभी लोग तैयार रखिए। और एक नुब्रा हम छूट गया है मुझसे, तो सबसे ऊपर है, आपसे ऊपर से नीचे तरफ जो है पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछ सकता है। तो इसलिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। तो द्रास है, कारगिल है, नुब्रा है, साम है, जास्कर है, लेह है और आपका चांगथा है। कुल मिला के 7 जिले हो गए हैं, 5 नए घोषित किए गए हैं और 2 आपके पिछले थे, जब 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। चलते भारत में नए जिले कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में भी समझते हैं। जिलों को बनाने, बदलने और समाप्त करने की जो शक्ति है वो राज्य सरकारों के पास होती है। कोई राज्य किसी भी जिले का नाम बदलना चाहता है तो केंद्र की भूमिका होती है उसे
इसमें केंद्र की भूमिका होती है क्योंकि इसके लिए उसे कई एजेंसियों की भी मंजूरी लेनी पड़ती है। आपको मैं बता दूं जो या तो कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभाओं में कानून पारित करके ये किया जाता है। ठीक है, तो जिलों को बनाने बदलने समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास होती है, या कोई राज्य के जिले का नाम बदलना चाहता है तो उसमें केंद्र की भूमिका होती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा पॉइंट में दिमाग में डालना है। ठीक है ना, चलते हैं भाई आगे बात करते हैं। एक नोट है, एक नोट में क्या है कि सबसे पहले 2011 की अगर जनगणना देखें तो भारत में 593 जिले थे, मगर 2024 के आंकड़ा में 718 जिले हो गए। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे और अगला टॉपिक है हमारा भारत की तटरेखा का विस्तार हुआ अभी हाल ही में, लंबाई बढ़ी है तो चर्चा में है, इसलिए आपको 47.6% बढ़ गई है। 1970 में 75 16.6 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 1198.81 किलोमीटर हो गई है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा क्योंकि ये फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। जहां आपको मैं पूर्व में तटरेखा की लंबाई 75 16.6 किलोमीटर थी जब द्वीप समूह को मिला दिया जाता, और केवल प्रायद्वीपीय सीमा की लंबाई यदि मिलाई दी जाए तो 6100 किलोमीटर होती थी। ठीक है ना, तो 9 राज्य लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश आज भी हैं, केवल लंबाइयों में परिवर्तन किए गए हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम तटरेखा परिवर्तन देखते हैं तो सबसे पहले राज्यों के बारे में करते हैं। तो गुजरात सबसे पहले जो है 1970 में जो है 1214 किलोमीटर थी, मगर अब 2340 है। अपने स्थान को बरकरार रखा है गुजरात ने। ठीक है ना, केवल इसकी लंबाई में बढ़त हुई है, 2340 किलोमीटर हो गई है। इसके बाद आगे हम देखते हैं तमिलनाडु। अब आंध्र प्रदेश जो दूसरे स्थान पर था उसके स्थान पर तमिलनाडु ने अपना स्थान दूसरा हासिल किया है। तो 906 किलोमीटर थी 1970 में और संशोधित होकर 1068 किलोमीटर हो गई है और आंध्र प्रदेश से अधिक हो गई है। वहीं आंध्र प्रदेश जो है 57.7 किलोमीटर वर्ष 1970, ठीक है ये गलत हो गया, 1970 से बढ़कर 153 किलोमीटर हो गई है वर्तमान में। इसके बाद महाराष्ट्र जो है आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र चौथे नंबर पे होगा जो 652.6 किलोमीटर से 1970 में अब बढ़कर जो है 877.97 किलोमीटर हो गई, तो आपको याद रखना होगा। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें 157.6 किलोमीटर वर्ष 1970 में अब बढ़कर 721.01 किलोमीटर हो गई है। ठीक है ना, इसके बाद आपको मैं बताऊं केरल की बात यदि की जाए तो 559.7 किलोमीटर वर्ष 1970 में बढ़कर 721.01 किलोमीटर हो गई। वहीं उड़ीसा की बात की जाए तो 476.4 किलोमीटर में और 1970 में बढ़कर 574 किलोमीटर हो गई है, तो बढ़त हुई है इसकी। कर्नाटक 280 किलोमीटर में था 1970 में, अब ये 343.3 किलोमीटर हो गई इसकी लंबाई। वहीं गोवा सबसे छोटा था और अब भी छोटा जो है वो बरकरार रखा है इसने, 101.02 किलोमीटर 1970 में थी, अब 193.95 किलोमीटर बढ़कर हो गई है। तो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। इसके बाद अब हम केंद्र शासित राज्य जो तटीय सीमा से लगते हैं 4, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब देखो देखने के बाद यह है कि 1962.0 किलोमीटर वर्ष से 1970 में अब बढ़कर जो है 3083.5 है। और अंडमान निकोबार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिला दिया जाए तो सबसे बड़ा जो है तटीय रेखा पे लगने वाला स्थान है। आपको तो लक्षद्वीप समूह की बात करें 132 किलोमीटर में अब 144 हो गई है जो है किलोमीटर। इसके बाद दमन द्वीप का स्थान आता है जो 42 किलोमीटर के अंतर्गत था, अब 54.38 किलोमीटर हो गई, तो ये याद रखिएगा। और वहीं पंडिचेरी, यनम और कराईकल अगर बात करें तीनों की तो 47 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी, अब बढ़कर नहीं इसकी घटकर 42.65 किलोमीटर हो गई। तो आपको मैं बता दूं कि इसकी लंबाई घटी है पंडिचेरी की, और पंडिचेरी सबसे छोटा भी है, तो याद आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लंबाइयों के बारे में भी आपने अच्छे से सुन लिया है।
केंद्र शासित प्रदेश कुल 4 लगते हैं तट रेखा से। इसके बाद आपको बता दें 9 राज्य जो है तट रेखा से लगते हैं, ये आपको कंफर्म हो गया हो। तो ये जितने भी पॉइंट बन रहे थे वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं। तो आज की क्लास यहीं को हम समाप्त करते हैं, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करते रहें अपने दोस्त यारों के साथ में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।